नमस्कार। नोट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए और इसी तरह के और भी सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ। उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं मालवा का परमार वंश। मालवा का परमार वंश शुरू करने से पहले थोड़ा मैप देख लेते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं। ये देखिए, सबसे पहले नीचे राष्ट्रकूटों का शासन था, यहाँ पाल वंश का शासन था और यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। इंडियन हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज पर कब्जे के लिए, है ना, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने। तो कन्नौज पर कब्जे के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के बीच में लगातार कई सौ वर्षों तक संघर्ष चलता रहता है। तो परमार जो रहते हैं ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत रहते हैं, यानी जो गुर्जर प्रतिहार वंश है ना, इनके अंडर में काम करते हैं। बाद में जब इस गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन होता है तो यहाँ पे परमार वंश स्टैब्लिश होता है राष्ट्रकूटों की सहायता से, है ना, राष्ट्रकूटों की सहायता से यहाँ पे परमार वंश बन जाता है। तो आगे जब हम देखेंगे, ये देखो, वहां पे गुर्जर प्रतिहार था, सब खत्म हो गया, चौहान वंश आ गया, फिर यहाँ पे सिंध आ गया, मुल्तान आ गया। तो यहाँ पे कौन सा वंश की शुरुआत हो गई? परमार वंश, ठीक है ना। उसी समय इसके जस्ट बगल में कौन सा वंश था? चंदेल वंश, ये खजुराहो छतरपुर वाला रीजन है, और यहाँ पे नीचे कलचुरी वंश था, जबलपुर वाला रीजन। तो इन तीनों के मध्य में हमेशा संघर्ष होता रहता था। राजा भोज की बात करेंगे तो चंदेल शासक विद्याधर ने राजा भोज को हराया था। कई सारे कलचुरी शासकों का युद्ध होता था परमार वंश के साथ। आगे और बढ़ेंगे तो ये देखिए, चालुक्य आ गए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राष्ट्रकूट है। राष्ट्रकूट जब खत्म होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? पश्चिमी चालुक्य, ठीक है ना। तो इनका आपस में संघर्ष चलेगा, परमार, चंदेल, कलचुरी और पश्चिमी चालुक्य। इनके जो राजा रहेंगे इनके आपस में बहुत संघर्ष चलेगा, लड़ाई वगैरह होगी ना। तो रीजन आप अच्छे से देख लीजिए। परमारों का रीजन ये मालवा का रीजन है, चंदेलों का रीजन है बुंदेलखंड खजुराहो छतरपुर वाला रीजन है, और कलचुरियों का जो रीजन है वो जबलपुर या त्रिपुरी तेवर के आसपास का रीजन है, और इन्हीं में आपस में लड़ाई चलती रहेगी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं वापस से नोट्स पे। मालवा का परमार वंश 790 एडी से 1305 एडी तक। इसका संस्थापक कौन था? उपेंद्र कृष्णराज। दोनों नाम याद रखेंगे, दोनों नाम एग्जाम में आता है, उपेंद्र भी आता है, कृष्णराज भी आता है, ठीक है ना। प्रारंभ में ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, यानी कि उनके अंडर में ये काम किया करते थे। प्रारंभिक राजधानी इनकी उज्जैन थी, और बाद में जो इनकी राजधानी होगी वो क्या होगी? धारा नगरी या फिर धार। प्रमुख शासकों के नाम देख लेते हैं। तो पहला प्रमुख शासक है इसका श्री हर्ष। इसका अन्य नाम क्या है? सियक द्वितीय, और इसी का पुत्र था वाकपति मुंज। ये जो श्री हर्ष था ये परमार वंश का प्रथम प्रतापी शासक था। अब इसने कई राजाओं को हराया, ये इंपॉर्टेंट, याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप थोड़ा सा देख लीजिए। चालुक्य शासक अवंती वर्मन था। खोटिग था जो राष्ट्रकूट शासक था, और हूड़ मंडल के राजा को हराया। अब यहाँ पे एक नाम आया है नव सहसांक चरित। ये एमपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नव सहसांक चरित ये किस वंश के काल की रचना है? तो परमार कालीन से संबंधित रचना है, और ऐसा क्वेश्चन आया था कि किस वंश की जानकारी मिलती है? तो नव सहसांक चरित से परमार वंश की जानकारी मिलती है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं वाकपति मुंज। अब देखिए, पहले मैप आप देख लीजिए। ये देखिए, ये चालुक्य है ना, इनसे लड़ाई होगी, परमारों की लड़ाई इनसे होगी, चालुक्य से। ये पश्चिमी चालुक्य है। इसके पहले एक और चालुक्य थे, वो फिर कभी जब मैं डिटेल में मैपिंग का वीडियो बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कितने चालुक्य कहाँ कहाँ पे हुए। अभी याद रखिए ये पश्चिमी चालुक्य हैं। तो किसे हराया? वाकपति मुंज ने। कलचुरी वंश मैंने आपको बताया था, तो उस कलचुरी वंश के शासक युवराज द्वितीय को हराया। याद रखने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से रखिए कि ऐसा ऐसा हुआ था। एक ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक तैलप द्वितीय चालुक्य शासक था, तैलप सेकेंड, है ना, ये यहाँ शासन करता था, तैलप सेकेंड। इसको कई बार हराया था, 6 बार हराया था, और 7वीं बार जो था वो पराजित हो गया था वाकपति मुंज, और तैलप द्वितीय ने वाकपति मुंज की हत्या कर दी थी, ठीक है। चालुक्य शासक था तैलप द्वितीय, तैलप सेकेंड, उसे वाकपति मुंज ने 6 बार हराया था, और 7वीं बार जो था वो हार गया था। और इनकी हार का बदला फिर लिया था सिंधुराज ने, ठीक है। अब वाकपति मुंज ने क्या सांस्कृतिक योगदान किया था? इन्होंने धार में मुंज सागर झील का निर्माण कराया था, और इनके समय में कुछ विद्वान थे। एक धनंजय थे जिन्होंने दशा रूपक की रचना की, धनक थे जिन्होंने यशो रूपक की रचना की,
और हलायुध थे जिन्होंने मृत संजीवनी की रचना की। इसमें से हलायुध इंपॉर्टेंट है, हलायुध नाम याद रखेंगे। हलायुध एक विद्वान थे और इन्होंने मृत संजीवनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। अब वाकपति मुंज का छोटा भाई जो आता है, वाकपति मुंज का छोटा भाई जिसने 995 से 1000 तक शासन किया, इसने तैलप द्वितीय के उत्तराधिकारी सत्ताश्रय की हत्या करके अपना जो बड़ा भाई था उसकी हत्या की बदला ली। ठीक है ना। तैलप द्वितीय ने भी हत्या की थी वाकपति मुंज की। फिर तैलप द्वितीय की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद शासन में कौन बैठा? चालुक्यों में सत्ताश्रय बैठा। तो सिंधुराज ने इस सत्ताश्रय की हत्या कर दी। ठीक है ना। अब इसका सांस्कृतिक योगदान क्या था? अभी मैंने आपको बताया था नव सहसांक चरित। तो उस नव सहसांक चरित की रचना किसने की थी? पद्मगुप्त ने की थी। ये जो अपने राजवंश होते हैं, परमार हो गया, चंदेल हो गया, जो भी हो गया, अब इनसे रिलेटेड आपको जो किताबें रहती हैं उनकी आप अलग से लिस्ट बना लेना कि अभी जब मैं आपको परमार वंश में किताबों का नाम बताऊंगा उसकी लिस्ट बना लेना। इसके बाद भी दूसरे जो राजवंश हैं उसकी लिस्ट बना लेना, क्योंकि मेनली पीएससी के प्रीलिम्स में एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, आपको किसी किताब का नाम दे देगा और उस किताब का नाम देने के बाद आपसे ऐसा पूछेगा कि ये जो XYZ किताब है इससे किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है ना। जैसे मैं गोंडवाना अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा तो गोंडवाना वंश में एक आध किताब बताऊंगा, कुछ शिलालेख बताऊंगा, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि फलाने शिलालेख से किस राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है या फलानी किताब से किस राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। ये जो XYZ ये जो किताब है इसके रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन आ चुका है पीएससी में। नव सहसांक चरित, इससे किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो परमार वंश की जानकारी होती है। तो किताब जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर थोड़ा स्पेशल ध्यान देंगे। ठीक, बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आता है राजा भोज, इससे रिलेटेड एमपीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, मेंस में भी क्वेश्चन आता है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन जहां तक मेरे को याद है एक त्रिभुवन नारायण मंदिर था मेरे ख्याल से कि वो किसने बनवाया था? राजा भोज ने बनवाया था। लूसेंट में भी दिया हुआ है ना। ये राजा भोज से रिलेटेड फैक्ट आते हैं। मेंस में 6 नंबर का क्वेश्चन ये आता है कि राजा भोज का की क्या क्या उपलब्धियां थी, सांस्कृतिक योगदान क्या था, सैन्य उपलब्धि क्या थी, ये पूरा आता है ना। तो इस जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इसमें जितने फैक्ट थे, सांस्कृतिक उपलब्धि के क्या फैक्ट थे, उसके सैन्य उपलब्धि के क्या फैक्ट थे, वो सारे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। फिर थोड़ा बहुत आपको अपनी तरफ से मेंस का मटेरियल जो एक्स्ट्रा आप पढ़ेंगे उससे आपको ऐड कर लेना है, क्योंकि फैक्ट ही इंपॉर्टेंट है। वहां पे चीजें याद होनी चाहिए। बिना फैक्ट के अगर आप कुछ भी गोलमोल घुमा के लिखेंगे तो आपको नंबर थोड़ी मिलेंगे। भैया आपको लिखना पड़ेगा ना। जैसे राजा भोज ने अगर कुछ किताबों की रचना की थी तो आपको कम से कम 2-3 किताबों के नाम आपको लिखने पड़ेंगे। राजा भोज की कुछ कुछ उपाधियां थी तो आपको उन उपाधियों के नाम लिखने पड़ेंगे। जो कुछ युद्ध उसने जीते तो उसके नाम लिखने पड़ेंगे, है ना। तो फैक्ट वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं राजा भोज के बारे में। सन 1000 से लेके 1055 ईस्वी तक, 1000 से 1055 ईस्वी तक राजा भोज ने शासन किया था। सिंधु राज का ये उत्तराधिकारी था। इसे कविराज की उपाधि और नव विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती है। कविराज की उपाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि कई सारी इसने रचनाएं की। मैं आगे बताऊंगा, बहुत सारे ग्रंथ इसने लिखे। और राजा भोज ही थे जिन्होंने राजधानी उज्जैन से थार स्थानांतरित की थी। परमार वंश की पहले राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। और बाद में राजधानी राजा भोज जो थे वो लेके गए उज्जैन से, कहां पे? थार। और इन्हें कलम और तलवार का धनी कहा जाता है क्योंकि कई ग्रंथों की रचना की इन्होंने, तो कलम के धनी हो गए। और कई सारे युद्ध इन्होंने जीते तो तलवार के धनी हो गए। हालांकि कई सारे युद्ध हारे भी थे लेकिन जीते भी थे। अब इनकी सैन्य उपलब्धियों की बात कर लेते हैं। देखो, इन्होंने एक त्रिगुट का निर्माण किया और कल्याणी के चालुक्यों को हराया। कल्याणी के चालुक्यों से बात हो रही है, ये जो पश्चिमी चालुक्य हैं उनकी बात हो रही है ना। त्रिगुट का निर्माण कराया। त्रिगुट का निर्माण है मतलब 3 राजा आपस में मिले। एक राजा भोज मिला, एक गांगेय देव मिला और चोल शासक मिले। इन्होंने मिलकर किस पर हमला किया? चालुक्यों पर हमला किया। मैप से आपको बताता हूं। ये देखिए मैप में, है ना। यहां पर चोलों का शासन था, यहाँ पे कलचुरी जो गांगेय देव था उसका शासन था। तो परमार ने क्या किया? परमार राजा भोज मिल गया, कलचुरी का गांगेय देव मिल गया और यहाँ का चोल शासक मिल गया। तो तीनों ने मिलके ये पश्चिमी चालुक्य जो थे इन पे हमला किया और इसको हराया। इसके अलावा इन्होंने गुजरात के सोलंकी राजा को भी पराजित किया था। ठीक है। ये चालुक्य, ये भीम प्रथम को हराया कुशचंद्र के नेतृत्व में सेना भेजकर। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? प्रबंध चिंतामणि और उदयपुर प्रशस्ति से इसकी जानकारी मिलती है। महमूद गजनवी के विरुद्ध आनंदपाल को इसने सहायता दी थी 1008 ईस्वी में। तो कुल ये 3 चीजें आप याद रखिए सैन्य उपलब्धि में कि त्रिगुट का निर्माण करके कल्याणी के चालुक्यों को हराया
और चालुक्य शासक भीम प्रथम को भी इसने हराया था। महमूद गजनवी के विरुद्ध आनंदपाल को इसने सहायता दी थी। और तिरुमलय अभिलेख के अनुसार इसने उड़ीसा के शासक इंद्ररथ को भी हराया था। तो ये क्या हो गई, इसकी कुछ सैन्य उपलब्धियां हो गई। अब इसके अलावा इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों में आ जाते हैं। कविराज की इसने उपाधि धारण की और कई सारे ग्रंथों की रचना की। ये ग्रंथ आप याद रखेंगे, ये ग्रंथ आ जाते हैं आयुर्वेद सर्वस्व, समरांगण सूत्राधार, सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह और युक्ति कल्पतरु। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ थे। और भी ग्रंथ हैं, मुझे इतने ही मिले। आप और कहाँ जहाँ कहीं से भी पढ़ेंगे, जो भी आपके पास कुछ किताब वगैरह होगी, उसमें राजा भोज के और 4-5 आपको मिल जाएंगे, कुछ और ग्रंथों के नाम मिल जाएंगे। यहाँ पे जो जगह है, यहाँ पे उन ग्रंथों के नाम लिख लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट नाम से ही आ जाएगा, नाम दे देगा और बोल देगा कि इनमें से कौन सी राजा भोज की कृति है, ऐसा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, कई विद्वानों को इन्होंने संरक्षण दिया, जैसे भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र, धनपाल, चित्रक, विनायक और शंकर। हालांकि उतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक जैन विद्वान थे प्रभचंद्र सूरी, ये इनके समकालीन थे। अब स्थापत्य की बात कर लेते हैं, ये मैं आगे आपको दिखाऊंगा जो उन्होंने निर्माण कराया था। धार में भोजशाला का निर्माण कराया, जो कि संस्कृत विद्यालय के रूप में था। भोजशाला के अंदर सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया और उस पर वाग देवी की प्रतिमा स्थापित की। और रायसेन में भोजपुर शिव मंदिर का निर्माण कराया, भोपाल के बड़ा तालाब का निर्माण कराया और चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है कि चित्तौड़गढ़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया था, राजा भोज ने कराया था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है, इसलिए आप ये भी याद रखेंगे। भोजपुर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया, रायसेन ने कराया। भोपाल के बड़े तालाब का निर्माण किसने कराया, राजा भोज ने करवाया। धार की भोजशाला का निर्माण किसने कराया, तो राजा भोज ने कराया, ठीक है ना। अब कुछ फोटोज वगैरह देख लेते हैं। एक मिनट, ये धार की भोजशाला है। वर्तमान में इसको लेके काफी विवाद चलता है, क्योंकि बाद में इसे तोड़कर इसके एक पार्ट पे कमाल मौला नाम की मस्जिद का निर्माण किया गया था, एक दरगाह का निर्माण किया गया था इसके कुछ भाग को तोड़कर। और यहाँ पे वाग देवी सरस्वती की जो प्रतिमा थी उसको बाद में लंदन ले जाया गया, जो कि लंदन के म्यूजियम में रखी हुई है। मैं आपको वो प्रतिमा दिखाता हूँ। ये वाग देवी की वो प्रतिमा है जो कि लंदन के म्यूजियम में रखी हुई है, जो कि यहाँ से बरामद हुई थी, धार की भोजशाला से यहाँ से बरामद हुई थी। इस परिसर की दीवारों पे देखें, कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां आपको दिखेगी खंभों पे बनी हुई, और कई सारे स्क्रिप्ट देखने को मिलेंगे, ओम देखने को मिलेगा और संस्कृत के कुछ श्लोक देखने को मिलेंगे, और कई सारे इंस्क्रिप्शन यानी कि दीवारों पे अभिलेख जो कि संस्कृत में लिखे हुए हैं, कई सारे देखने को मिलेंगे। तो अभी फिलहाल ये विवाद का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसके एक परिसर के एक भाग को तोड़कर ही कमाल मौला मस्जिद का, या फिर इसको क्या दरगाह कह सकते हैं, उसका निर्माण किया गया है। तो कुछ दिन पे शुक्रवार को यहाँ नमाज की परमिशन मिलती है और मंगलवार को यहाँ पे पूजा की परमिशन मिला करती है। अभी इसके से रिलेटेड एक केस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में गया है कि इसका वास्तविक संरक्षण किसे देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं रायसेन का जो शिव मंदिर है उसे देख लेते हैं। ये है भोजपुर का शिव मंदिर और बेतवा नदी के किनारे है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत ही शानदार मंदिर है और इसके अंदर आप देखेंगे तो एक आपको मिलेगा शिवलिंग। ये देखिए, बहुत बड़ा शिवलिंग है, बहुत शानदार शिवलिंग है। जिन्होंने विजिट नहीं किया एक बार इसको विजिट जरूर करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा राजा भोज ने एक साइक्लोपियन, आपने सुना होगा, किताबों में भी पढ़ा होगा कि साइक्लोपियन बांध का निर्माण कराया था, साइक्लोपियन डैम का निर्माण कराया था राजा भोज ने। साइक्लोपियन का मतलब क्या होता है, साइक्लोपियन का मतलब ये होता है जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, बोल्डर, ये तो बड़े बड़े पत्थरों से दीवारें बनाई जाती हैं। आपने भी कई जगह देखा होगा, बड़े बड़े पत्थरों को, या बोल्डर जिन्हें कहते हैं, ब्लॉक्स जिन्हें कहते हैं, उनको एक के ऊपर एक ऐसे रख के दीवार बनाई जाती है। एक आध एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूं इसका। ये देखिए, इसको साइक्लोपियन स्ट्रक्चर बोलते हैं। साइक्लोपियन स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि बड़े बड़े पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और फिर उनसे किसी स्ट्रक्चर का या आर्किटेक्चर का निर्माण किया जाता है। बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये देखिए, है ना, ये बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए हैं और उनके बीच में जो जगह है वहां पे ऐसे छोटे छोटे पत्थर ये रख दिए गए हैं। ये देखिए, उप्स,
देखिए, है ना, बड़े बड़े पत्थर, उसके ऊपर फिर ये पत्थर, फिर बीच में जो थोड़ी सी जगह बची उसमें छोटे छोटे पत्थर ऐसे बीच में लगा दिए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं साइक्लोपियन स्ट्रक्चर। तो राजा भोज ने जो बनवाया था, क्या बनाया था, साइक्लोपियन बांध का निर्माण कराया था, है ना। ऐसे बड़े बड़े पत्थर का एक आर्किटेक्चर बनाया था। मैं आपको उसकी फोटो दिखा देता हूँ साइक्लोपियन डैम की। ये फोटो है साइक्लोपियन डैम की, ये देखिए कैसे पत्थर रखे हुए हैं, ठीक है, ये देखिए। तो इनका निर्माण कराया। अभी इसका स्ट्रक्चर वैसा नहीं है जैसा ये ओरिजिनली बना था, क्योंकि हुआ ये था कि मालवा का जो शासक था हुसंग शाह, तो उसने आक्रमण करके इनको बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। इन लोगों का कुछ काम ही नहीं था, बस ऐसे तोड़ते ताड़ते रहते थे, है ना। तो अभी आपको साइक्लोपियन बांध के सिर्फ अवशेष मिलेंगे, है ना, झील वील वगैरह कुछ नहीं मिलेगी जिसके पीछे पानी को स्टोर किया जाता था, है ना। तो ये 2-3 स्ट्रक्चर हो गए, एक साइक्लोपियन बांध हो गया, एक धार की भोजशाला का निर्माण कराया, और जो भोजपुर का शिव मंदिर है उसका निर्माण कराया, है ना। और मुंज सागर जो झील था, जो धार में है मुंज सागर झील, वो राजा मुंज जो परमार कालीन शासक था उसने निर्माण कराया था। अब जो किताबें मैंने आपको बताई हैं, ये किताबें की रचना ये इन्होंने की थी, एक इम्पोर्टेंट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे अभी पढ़ाते पढ़ाते नजर आ गया, वो ग्रंथ मैं आपको बताता हूँ। ये बुक का नाम है प्रबंध चिंतामणि, है ना। तो नाम याद रखेंगे, बुक का नाम क्या है, प्रबंध चिंतामणि। ये नोट्स में लिख लेंगे, मैं लिख नहीं पाया, प्रबंध चिंतामणि। और इसका रचयिता कौन है, मेरुतुंग, ठीक है, मेरुतुंग इसका रचयिता है, नाम है प्रबंध चिंतामणि, इसकी लैंग्वेज है संस्कृत। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे भी भोज काल के जो शासक थे उनकी जानकारी मिलती है, जैसे मुंज की जानकारी मिलती है, फिर एक मूल राज जो चालुक्य शासक था उसकी जानकारी मिलती है, भोज की जानकारी मिलती है, भीम की जानकारी मिलती है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि परमार कालीन जानकारी इससे भी मिलती है। प्रबंध चिंतामणि, रचयिता कौन है इसके, मेरुतुंग, है ना, मेरुतुंग। तो इसको नोट्स में थोड़ा सा ऐड कर लेना कि प्रबंध चिंतामणि का रचयिता कौन है, मेरुतुंग, और इससे भी परमार कालीन जानकारी मिलती है। अब देख लेते हैं कि पराजय कहाँ कहाँ हुई इनकी। चंदेल शासक जो विद्याधर था उनसे पराजित हुए, और चालुक्य शासक जो था सोमेश्वर प्रथम, है ना, एक मिनट मैप दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे शासन करता था सोमेश्वर प्रथम, उससे पराजित हुए। फिर उसके बाद अंतिम में क्या हुआ, जब इनका आखिरी टाइम चल रहा था सन 1055 के आसपास, तो कलचुरी शासक था एक लक्ष्मीकर्ण, शायद यही नाम था उसका, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ लक्ष्मीकर्ण ये कलचुरी शासक था, लक्ष्मीकर्ण। और सोलंकी, ये सोलंकी जो है ना, इनको ये चालुक्य वंश का भी था। देखो ये है पश्चिमी चालुक्य, है ना, क्या है ये, पश्चिमी चालुक्य। और ये गुजरात का सोलंकी वंश है, इसको चालुक्य भी कहते हैं। तो ये केवल चालुक्य है ना, ये केवल चालुक्य है, और ये है पश्चिमी चालुक्य। इसके पहले भी एक चालुक्य होते थे, तो मैं अलग से वीडियो डाल के आपको बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप याद रखो ये एरिया था पश्चिमी चालुक्यों का, और ये एरिया था गुजरात के सोलंकियों को, और इनको चालुक्य भी कहते थे, गुजरात के सोलंकियों को। तो यहाँ का शासक था भीम, है ना, और कलचुरी वंश का शासक था लक्ष्मीकर्ण। तो इन दोनों की सेना ने मिलकर परमार राजा भोज पर आक्रमण किया था सन 1055 के आसपास। तब जो थे राजा भोज की काफी उम्र हो गई थी, बहुत वृद्ध हो चुके थे, और ऐसा कहा जाता है कि जब ये आक्रमण हुआ तो लगभग उसी समय बीमारी से राजा भोज की मृत्यु हो गई। और दोनों शासकों ने, लक्ष्मीकर्ण ने भी और गुजरात का जो सोलंकी शासक था भीम ने, दोनों ने मिलकर धारा नगरी को बहुत लूटा, और लगभग ऐसा कहा जाता है कि बर्बाद कर दिया था। ठीक है, 1055 में भीम प्रथम और लक्ष्मीकर्ण ने संधि करके धारा नगरी को लूटा, है ना। तो ये इनकी कुछ पराजय होगी जहां ये हारे थे। फिर अन्य शासक इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट जो इसका शासक था परमार वंश का, अंतिम था, वो था महलक देव। और ये टाइम था अलाउद्दीन खिलजी का टाइम था, 1305 के आसपास का टाइम। तब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति अनाइल मुल्क ने हमला किया यहाँ पर, और अंतिम जो परमार शासक था महलक देव उसको पराजित किया, और ये खिलजियों के अंडर में ये आ गया था। अब परमार कालीन कुछ मंदिर हैं, ये मैं आपको कुछ कुछ तो बता चुका हूँ। सरस्वती मंदिर धार है, जो वाग देवी की प्रतिमा आपको बताया, वाग देवी को ही सरस्वती देवी कहते हैं। उनके मंदिर समूह जो खजुराहो में, धनेश्वर मंदिर, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ ये सरस्वती मंदिर धार, भोजपुर का ये शिव मंदिर जो कि रायसेन में है। इसके अलावा नीलकंठेश्वर मंदिर विदिशा में और सिद्धेश्वर मंदिर नेमावर में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये परमार कालीन साहित्य। अब दो साहित्य आपको याद रखने हैं, एक राजा भोज ने जो ग्रंथ की रचना की वो आपको याद रखना है, और इसके अलावा ये जो सामने आपका लिखा है परमार कालीन साहित्य, ये थोड़ा इस पे 2-4 ऐसे नजर मार लीजिएगा। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ये है पद्मगुप्त या परिमल का नव सहसांक चरित्र, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। पद्मगुप्त या परिमल का नव सहसांक रचित, ये आ भी चुका है। फिर धनंजय का दश रूपक, धनक का यशो रूपक,
धनपाल का तिलक मंजरी जो कि संस्कृत में है, देवसेन का दर्शन सागर, फिर ये इंपॉर्टेंट है ना हलायुध का कवि रहस्य। अगर ये आ जाए कि हलायुध किस शासक के काल में पाया मतलब किस काल का ये रचनाकार है, तो परमार कालीन रचनाकार है हलायुध, है ना। फिर मदन की थी पारिजात मंजरी, और राजा भोज के जो ग्रंथ थे वो तो मैंने आपको बता दिए जितने थे। एक्स्ट्रा भी राजा भोज के कुछ ग्रंथ मिलते हैं तो वो आप इसमें ऐड कर लेना, है ना। तो ये परमार कालीन हो गया जो भी जानकारी थी। इसके अलावा जो भी मिलता है जानकारी आप इसी में ऐड कर लेना, तो प्री और मेंस दोनों आपका इसमें से तैयार हो जाएगा। बढ़िया वीडियो लगा हो तो तुरंत अभी के अभी लाइक करो, खट्ट से लाइक का बटन दबाओ और तुरंत के तुरंत कमेंट करो वीडियो में नीचे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।